ये खबर अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत के अरगुन जिले में हुए एक हमले से जुड़ी है, जिसमें 3 क्रिकेटरों सहित 10 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (एसीबी) ने पाकिस्तान के साथ होने वाली आगामी त्रिकोणीय टी20 सीरीज से हटने का फैसला किया है। यहां घटना और उससे जुड़े सभी महत्वपूर्ण विवरण दिए गए हैं। घटना और हताहत। स्थान: अफगानिस्तान का पक्तिका प्रांत, अरगुन जिला। हताहत: हमले में 10 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 3 क्रिकेटर शामिल हैं, कबीर, सिबगतुल्लाह और हारून। हमले की प्रकृति: अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (एसीबी) ने इसे कायराना हमला कहा है। स्थानीय लोगों और अफगान अधिकारियों के अनुसार यह हमला पाकिस्तान की तरफ से हवाई हमले या बमबारी के रूप में हुआ। पृष्ठभूमि: ये खिलाड़ी एक फ्रेंडली क्रिकेट मैच में हिस्सा लेने के बाद अरगुन लौटने पर एक सभा में थे, जब उन्हें निशाना बनाया गया। तालिबान सरकार का दावा। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार द्वारा संचालित रेडियो और टेलीविजन का कहना है कि अरगुन और बरमल जिलों में पाकिस्तान की तरफ से हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 10 लोग मारे गए और 13 घायल हुए हैं। प्रत्यक्षदर्शी का विवरण: स्थानीय लोगों ने बताया कि क्रिकेट मैच चल रहा था और हवाई हमला होने के वक्त कुछ युवा रात के खाने के समय एक घर पर जुटे थे। जख्मी लोगों का कहना है कि पहले हमले के बाद अधिक लोग इकट्ठा हुए, जिसके बाद दूसरा हमला किया गया, जिससे कई लोग हताहत हुए। एसीबी का फैसला और प्रतिक्रिया। सीरीज से हटना: एसीबी ने इस हमले के बाद नवंबर के अंत में पाकिस्तान के साथ होने वाली त्रिकोणीय टी20 सीरीज से हटने का फैसला लिया है। ये सीरीज 17 से 29 नवंबर के बीच पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच लाहौर और रावलपिंडी में खेली जानी थी। एसीबी का बयान: बोर्ड ने कहा कि ये निर्णय खिलाड़ियों के सम्मान और इस दुखद घटना की प्रतिक्रिया के रूप में लिया गया है और इसे अफगानिस्तान के खेल और क्रिकेट के लिए एक बड़ा नुकसान करार दिया। अफगान क्रिकेटरों की प्रतिक्रिया। अफगानिस्तान के प्रमुख क्रिकेटरों ने इस हमले पर गहरा दुख और पाकिस्तान के प्रति गुस्सा व्यक्त किया। राशिद खान: हमले को त्रासद बताया और एसीबी के सीरीज से हटने के फैसले का समर्थन किया। उन्होंने नागरिकों को निशाना बनाए जाने को अनैतिक और बर्बर बताते हुए मानवाधिकारों का उल्लंघन करार दिया। मोहम्मद नबी: इसे क्रूर हमला बताया और कहा कि ये घटना न केवल पक्तिका के लिए बल्कि पूरे क्रिकेट जगत और अफगानिस्तान के लिए बहुत दुख की बात है। गुलबदीन नायब: हमले को पाकिस्तानी सेना की क्रूर हरकत करार दिया और इसे हमारे लोगों, गौरव और स्वतंत्रता पर हमला बताया। हशमतुल्लाह शाहिदी: कहा कि मारे गए खिलाड़ी शांति, गौरव और देश के प्रतिनिधि थे, जिन्होंने गेंद और बल्ले से देश का नाम रोशन किया। घटना की निंदा और जांच की मांग। अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने पाकिस्तानी सेना की तरफ से स्थानीय अफगान क्रिकेट टीम पर बमबारी की कड़ी निंदा की और इसे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों का उल्लंघन बताया। फाउंडेशन की अपील: सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अपील की है कि वे जल्द घटना की जांच करें और अफगान नागरिकों के खिलाफ हिंसा के पैटर्न की पड़ताल करें। अफगानिस्तान तालिबान ने हमले को अपराध करार दिया और कहा कि इसका जवाब दिया जाएगा। उन्होंने सेना को बातचीत का नतीजा निकलने तक किसी भी गतिविधि से बचने को कहा। पाकिस्तान की चुप्पी। बीबीसी उर्दू की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तानी सरकार और सेना ने इस संबंध में अब तक कोई बयान जारी नहीं किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) की तरफ से भी इस मामले में अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। बीबीसी इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर पाया है। युद्ध विराम और सीमा पर तनाव। दोहा में बातचीत। हमले से पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कतर की मध्यस्थता में दोहा में बातचीत चल रही थी और 48 घंटे के संघर्ष विराम को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी थी। तनाव में वृद्धि। हाल के दिनों में सीमा पर तनाव काफी बढ़ गया था। तालिबान सरकार ने पाकिस्तान पर हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने और हवाई हमले करने का दावा किया था, जिसके जवाब में तालिबान ने भी पाकिस्तानी चौकियों पर जवाबी हमले किए थे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान। शुक्रवार को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि पाकिस्तान पहले की तरह अफगानिस्तान के साथ संबंध नहीं रख सकता और अफगानिस्तान को अपने यहाँ आतंकवाद पर लगाम लगानी चाहिए, नहीं तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति की टिप्पणी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रहे संघर्ष को सुलझाना उनके लिए आसान है, क्योंकि उन्हें जंग सुलझाना पसंद है और लोगों को मरने से बचाना पसंद है। बिहार में फैक्ट्रियां न लगने की सबसे बड़ी दिक्कत भूमि की कमी। शाह ने बताया एआई हब बनाने का प्लान, 10 साल में बाढ़ मुक्त होगा राज्य। पटना, नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच शनिवार को हिंदुस्तान बिहार समागम कार्यक्रम में बिहार के औद्योगिक विकास और बाढ़ की समस्या पर खुलकर बात की। उन्होंने बिहार में फैक्ट्रियां न लगने की सबसे बड़ी वजह भूमि की कमी, लैंड स्कार्सिटी को बताया, जो निवेशकों को आकर्षित करने में प्रमुख बाधा है। फैक्ट्री न लगने की वजह और वैकल्पिक समाधान।
हिंदुस्तान के प्रधान संपादक शशि शेखर के साथ बातचीत में अमित शाह ने कहा कि बिहार के अंदर बड़ी इंडस्ट्री लगाने के लिए भूमि मिलने में बड़ी दिक्कत आती है। इसलिए उन्होंने बिहार के लिए ऐसे उद्योगों को लाने की वकालत की जिसमें भूमि की कम जरूरत हो। सबसे बड़ी दिक्कत भूमि की कमी। समाधान, बिहार को देश का एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हब बनाना चाहते हैं। लक्ष्य, बिहार को सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का हब बनाना। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए युवाओं के लिए मौके बनाने होंगे और उन्हें इन विधाओं में शिक्षित मैन पावर बनाने का काम केंद्र सरकार करेगी। शाह ने 10 वर्षों में बिहार को मजदूरों का निर्यातक प्रदेश न रहने देने के सवाल पर इसे अलग तरीके से देखने की बात कही। बाढ़ मुक्ति का व्यापक प्लान। बिहार में हर साल आने वाली विनाशकारी बाढ़ की समस्या पर शाह ने केंद्र सरकार के प्रयासों का जिक्र किया और एक दीर्घकालिक योजना साझा की। समस्या, चंद्रगुप्त मौर्य के काल से नेपाल का पानी और गंगा नदी के कारण बिहार में तबाही। सरकारी प्रयास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के बजट में बिहार की कोसी परियोजनाओं के लिए हजारों करोड़ रुपए घोषित किए हैं। ये परियोजनाएं तेज गति से चल रही हैं। परिणाम, इन परियोजनाओं से 50,000 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि सिंचित होगी। वादा। शाह ने भरोसा जताया कि आने वाले 10 सालों में बिहार पूरी तरह बाढ़ के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। राहुल गांधी पर हमला। औद्योगिक और बाढ़ के मुद्दों पर चर्चा से पहले अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पर भी तीखा हमला किया। उन्होंने इसे घुसपैठिया बचाओ यात्रा बताया और स्पष्ट किया कि भाजपा देश में अवैध घुसपैठियों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगी। बिहार चुनाव, महागठबंधन में सीट बंटवारे की गांठ। इस बीच बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदान का समय नजदीक आ रहा है, लेकिन महागठबंधन में सीट बंटवारे का औपचारिक ऐलान अब तक नहीं हो पाया है। रिपोर्टों के अनुसार राजद और कांग्रेस ने कुछ सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिए हैं, जिससे गठबंधन में गांठ उलझती जा रही है। कांग्रेस के अंदर भी टिकट बंटवारे को लेकर असंतोष की खबरें हैं। एनडीए में सीट बंटवारे और प्रत्याशियों के ऐलान के बाद प्रचार अभियान शुरू हो गया है। आज पटना में हिंदुस्तान समागम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत अन्य बड़े नेताओं का भी इंटरव्यू होगा। ट्रंप ने फिर बढ़ाई पीएम मोदी की दुविधा। अमेरिका या रूस माइनस किसकी नाराजगी पड़ेगी भारी। ट्रंप के टैरिफ और भारत का घटता निर्यात। टैरिफ वृद्धि। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो पीएम मोदी को दोस्त कहते हैं, ने दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद भारत को कोई राहत नहीं दी है। 27 अगस्त 2025 के बाद से भारत पर अमेरिका का 50% टैरिफ लागू हो गया है। संभवतः ये 25% का दूसरा चरण है, जैसा कि पाठ में उल्लेख है। निर्यात में गिरावट। इस टैरिफ के कारण अमेरिका में भारत के निर्यात में भारी गिरावट आई है। सितंबर महीने में ये गिरावट 20% और पिछले 4 महीनों में 40% रही है। सबसे ज्यादा प्रभावित। दिल्ली स्थित थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के निदेशक अजय श्रीवास्तव के अनुसार ट्रंप के टैरिफ से भारत सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है और आने वाले महीनों में ये गिरावट और बढ़ सकती है। रूसी तेल खरीद पर ट्रंप का दावा और भारत की सतर्क प्रतिक्रिया। ट्रंप का दावा। बुधवार को व्हाइट हाउस में ट्रंप ने पीएम मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें महान व्यक्ति और अपना प्रशंसक बताया। इसी दौरान उन्होंने ये भी दावा किया कि पीएम मोदी ने उन्हें रूस से तेल नहीं खरीदने के लिए आश्वस्त किया है और ये प्रक्रिया जल्द पूरी होगी। भारत पर निशाना। ट्रंप के इस दावे के बाद पीएम मोदी सरकार घर में निशाने पर आ गई और विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाया कि क्या भारत की नीति में बदलाव की घोषणा अमेरिका से हो रही है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर पीएम मोदी पर ट्रंप से डरे हुए होने का आरोप लगाया। भारत का आधिकारिक जवाब। गुरुवार शाम को भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बहुत बचते हुए जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जहां तक मेरी जानकारी है, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है। इससे पहले उन्होंने बयान दिया था कि भारत अपने उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा आयात की नीति बनाता है, जिसका लक्ष्य स्थिर ऊर्जा मूल्य और सुरक्षित सप्लाई सुनिश्चित करना है। ट्रंप का दोबारा दावा। शुक्रवार को ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। दुविधा और सतर्कता। भारत ने सीधे तौर पर यह नहीं कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। अजय श्रीवास्तव के अनुसार भारत अमेरिका ट्रेड डील पर चल रही बातचीत के बीच अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति को जवाब देने में भारत को बहुत सतर्कता दिखानी होती है। हालांकि अब स्पष्टता से बात कहने की जरूरत है। रूस से संबंध, ईरान से तुलना नहीं। ईरान बनाम रूस। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में दबाव डालकर भारत का ईरान से तेल आयात बंद करवा दिया था, लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि रूस की तुलना ईरान से नहीं की जा सकती। रूस भारत का शीत युद्ध के जमाने से ऐतिहासिक साझेदार और घनिष्ठ मित्र रहा है। रणनीतिक स्वायत्तता। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विश्लेषकों जैसे निरुपमा सुब्रमण्यम और माइकल कुगलमैन का मानना है कि ट्रंप का सार्वजनिक दबाव भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की बात को असहज बनाता है।
सार्वजनिक रूप से किसी संप्रभु देश को ये कहना कि वो किसी खास देश से खरीद बंद कर दे अस्वीकार्य होता है। मजबूत भारत रूस संबंध। पिछले 7 दशकों से भारत और रूस के संबंध मजबूत और स्थिर रहे हैं, विशेषकर रक्षा, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में। पिछले वित्त वर्ष में दोनों देशों के बीच व्यापार रिकॉर्ड 68.7 अरब डॉलर तक पहुंचा, जिसमें भारत ने रूस से आयात ज्यादा किया। भारत की बढ़ी दुविधा और संभावित प्रभाव। भारत एक जटिल स्थिति में है। कदम। रूस संबंध पर प्रभाव, अमेरिका से संबंध पर प्रभाव। आर्थिक प्रभाव, रूस से तेल खरीद जारी रखना, पुरानी दोस्ती में भरोसा कायम रहेगा। सबसे बड़े कारोबारी साझेदार अमेरिका से संबंध खराब होंगे। सस्ता तेल मिलता रहेगा, हालांकि छूट कम हो रही है। रूस से तेल खरीद बंद करना, पुरानी दोस्ती में भरोसा कम होगा, अमेरिका की नाराजगी कम होगी। सालाना आयात बिल 4 अरब डॉलर से 6.5 अरब डॉलर तक बढ़ सकता है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड का अनुमान। आर्थिक जोखिम। ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स के अनुसार ट्रंप का 50% टैरिफ अमेरिका में भारत का निर्यात 52% तक कम कर सकता है, जिससे भारत की जीडीपी मध्यम अवधि के लिए 0.8% कम हो सकती है। तेल आयात का रुझान। अजय श्रीवास्तव के आंकड़ों के अनुसार भारत ने पिछले साल की तुलना में रूस से तेल आयात 11.2% कम किया है, जबकि अमेरिका से तेल आयात 78.6% बढ़ाकर 5 अरब डॉलर कर दिया है। इसके बावजूद ट्रंप संतुष्ट नहीं है और भारत पर दबाव बना हुआ है। निष्कर्ष। भारत को एक तरफ अपने सबसे बड़े निर्यात बाजार अमेरिका को बनाए रखने और दूसरी तरफ ऐतिहासिक रणनीतिक साझेदार रूस के साथ दोस्ती और सस्ते ऊर्जा स्रोत की जरूरत है। ट्रंप के लगातार सार्वजनिक बयान भारत के लिए इस संतुलन को बनाए रखना और अधिक मुश्किल कर रहे हैं। प्रस्तुत पाठ में नेपाल और भारत के संबंधों, नेपाल की विदेश नीति में बदलाव और नेपाल के मधेश प्रांत में नई राजनीतिक घटनाक्रमों से जुड़ी विस्तृत खबरें दी गई हैं। यहाँ इन सभी जानकारियों का संपूर्ण विवरण हिंदी समाचार शैली में दिया गया है। नेपाल भारत संबंधों में नया अध्याय। आपराधिक मामलों में सहयोग के लिए पारस्परिक कानूनी सहायता संधि को मंजूरी। काठमांडू। नेपाल सरकार ने भारत के साथ अपने कानूनी सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। गुरुवार को प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में दोनों देशों के बीच आपसी कानूनी सहायता संधि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी को मंजूरी दे दी गई है। इस संधि का मुख्य उद्देश्य आपराधिक मामलों में दोनों राष्ट्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। सीमा पार अपराधों पर लगेगी लगाम। सूचना एवं प्रसारण मंत्री जगदीश खरेल ने इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि ये संधि नेपाल को न केवल भारत के साथ बल्कि अन्य देशों के साथ भी कानूनी मामलों में सहयोग बढ़ाने का अवसर देगी। प्रस्तावों को अब राजनयिक चैनलों के जरिए आगे बढ़ाया जाएगा। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार इस समझौते से ड्रग्स तस्करी, मानव तस्करी, नकली मुद्रा और अन्य सीमा पार अपराधों पर प्रभावी ढंग से रोक लगाने में मदद मिलेगी। साथ ही अब अपराधियों के लिए भारत या नेपाल को सेफ जोन के तौर पर इस्तेमाल करना भी बेहद मुश्किल हो जाएगा। विदेश नीति में बड़ा फेरबदल। 11 देशों में तैनात नेपाली राजदूत वापस बुलाए गए। काठमांडू। नेपाल सरकार ने एक और बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 11 देशों में तैनात अपने राजदूतों को तत्काल वापस बुला लिया है। नेपाल की विदेश नीति में एक बड़े फेरबदल के संकेत के तौर पर देखे जा रहे इस कदम के तहत इन राजदूतों को 6 नवंबर तक नेपाल लौटने के निर्देश दिए गए हैं। जिन 11 देशों से राजदूतों को वापस बुलाया गया है, उनमें प्रमुख रूप से चीन, जर्मनी, इसराइल, मलेशिया, कतर, रूस, सऊदी अरब, स्पेन, ब्रिटेन, अमेरिका और जापान शामिल हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये कदम वर्तमान अंतरिम सरकार द्वारा अपनी विदेश नीति को पुनर्गठित करने के इरादे को दर्शाता है। मधेश प्रांत में नई सरकार का गठन। जितेंद्र प्रसाद सोनल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। जनकपुर धाम। नेपाल के मधेश प्रांत में गुरुवार को नई सरकार का गठन हो गया। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी एलएसपी के नेता जितेंद्र प्रसाद सोनल ने प्रांत के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उन्हें 107 सदस्यों वाली प्रांतीय विधानसभा में 56 सदस्यों का समर्थन मिला। जनकपुर धाम में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में प्रांत की प्रमुख सुमित्रा सुभेदी भंडारी ने सोनल को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। गठबंधन और मंत्रियों का विवरण। मुख्यमंत्री सोनल की नई सरकार को जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी, सीपीएन माओवादी सेंटर और सीपीएन यूनिफाइड सोशलिस्ट का समर्थन प्राप्त हुआ है। यह सरकार संविधान के अनुच्छेद 168(2) के तहत गठित की गई है। मुख्यमंत्री के अलावा 2 अन्य नेताओं ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। इनमें जनमत पार्टी के महेश प्रसाद यादव और सीपीएन यूनिफाइड सोशलिस्ट के कनीश पटेल शामिल हैं। फिलहाल इन दोनों नए मंत्रियों को कोई विभाग आवंटित नहीं किया गया है। वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण 5 दिसंबर तक अनिवार्य। मुस्लिम संगठन पंजीकरण प्रक्रिया में तेजी ला रहे हैं।
नए वक्फ संशोधन कानून के प्रावधानों के तहत देश भर में सभी वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण 5 दिसंबर तक अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के उम्मीद पोर्टल पर कराना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा न करने पर वक्फ का दर्जा समाप्त किया जा सकता है। पंजीकरण में तेजी और हेल्प डेस्क का गठन। इस अनिवार्यता को देखते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, AIMPLB, जमाते इस्लामी हिंद और जमीयत उलेमाए हिंद जैसे मुस्लिम संगठनों ने वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण की प्रक्रिया में तेजी ला दी है। पंजीकरण प्रक्रिया में मुतवल्लियों की मदद करने के लिए राष्ट्रीय, प्रांतीय और स्थानीय स्तर पर हेल्प डेस्क बनाए जा रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पंजीकरण प्रक्रिया में सहायता के लिए देश भर में 1000 से अधिक हेल्प डेस्क गठित करने की तैयारी की है। इन हेल्प डेस्क में IT, कानून और राजस्व के जानकारों को रखा जा रहा है। जमाते इस्लामी हिंद के मुख्यालय में भी एक हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया गया है। पंजीकरण की चुनौतियां और मांग। मुस्लिम संगठनों का मानना है कि तकनीकी और व्यावहारिक दिक्कतों के चलते पंजीकरण की प्रक्रिया धीमी है और 1.5 माह की समय सीमा में देश भर की करीब 15 लाख से अधिक वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण पूरा हो पाना मुश्किल है। अभी तक केवल कुछ हजार ही पंजीयन हो सके हैं। AIMPLB ने पंजीकरण की समय सीमा में राहत विस्तार की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है, जिस पर सुनवाई इस महीने के अंत में होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने एक अंतरिम आदेश में पंजीकरण प्रक्रिया को बहाल रखा था, जिसके बाद संगठनों की सक्रियता बढ़ी है। जमाते इस्लामी हिंद के हेल्प डेस्क के समन्वयक इनाम उर रहमान खान ने स्पष्ट किया है कि वक्फ बाय यूजर को अंतरिम आदेश में मान्य किए जाने के बावजूद उसका भी पंजीकरण अनिवार्य है। कानून का विरोध जारी। संगठनों ने स्पष्ट किया है कि पंजीकरण का कार्य तेज करने का अर्थ वक्फ संशोधन कानून के विरुद्ध संघर्ष को खत्म करना नहीं है। AIMPLB ने 16 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में वक्फ संशोधन कानून के विरुद्ध एक बड़ी रैली की तैयारी भी की है। साथ ही प्रांत स्तर पर विरोध सम्मेलन और प्रदर्शन जारी हैं। ठाणे चुनाव। हम गठबंधन नहीं तोड़ रहे, बस चिंता यही है कि बीजेपी नेता का बड़ा बयान, शिवसेना में बेचैनी। मुंबई ठाणे समेत पूरे महाराष्ट्र में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। ठाणे में जहां सत्ताधारी महायुति और विपक्षी दलों के बीच रस्साकशी जारी है, वहीं महायुति शिवसेना भाजपा राकांपा में भी अंदरूनी खींचतान दिखाई दे रही है। दिवाली के बीच राजनीतिक आतिशबाजी ने जोर पकड़ लिया है। महायुति में अब की बार 70 पार बनाम एकला चलो रे का रुख एक ओर। गुरुवार को बीजेपी प्रत्याशियों के लिए आयोजित मार्गदर्शन शिविर में पार्टी पदाधिकारियों ने ठाणे महानगरपालिका चुनाव में अब की बार 70 पार का ऐलान किया है। दूसरी ओर बुधवार को शिवसेना की बैठक में पूर्व नगर सेवक पदाधिकारियों ने भी एकला चलो रे अकेले चलो का रुख अपनाया। इस बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकांपा ने धैर्य का रुख अपनाते हुए मौन धारण कर लिया है। बीजेपी विधायक के बयान से शिवसेना में खलबली। ठाणे में शिवसेना और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। बीजेपी के ठाणे जिला संचार मंत्री और वन मंत्री गणेश नाइक लगातार जनता दरबार लगा रहे हैं, जिसकी शिवसेना के वरिष्ठ नेता आलोचना कर रहे हैं। विवाद तब गहराया जब बीजेपी विधायक संजय केलकर ने 2 दिन पहले कहा कि ठाणे में कार्यकर्ता स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा, जहां ताकत है वहां स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ना चाहिए। इस शहर का महापौर हमारा होना चाहिए, यही हमारे कार्यकर्ताओं की भूमिका है। इस बयान से शिवसेना में खलबली मच गई, जिसके बाद पार्टी के पूर्व नगर सेवकों और पदाधिकारियों ने तुरंत आनंदाश्रम में एक बैठक आयोजित की। इस बैठक में शिवसेना सांसद नरेश म्हस्के ने उपस्थित लोगों का मार्गदर्शन किया। शिवसैनिकों की नाराजगी। बैठक में उपस्थित शिवसेना पदाधिकारियों ने शिकायत की कि बीजेपी पदाधिकारी और पूर्व नगर सेवक हमेशा पूर्व नगर सेवकों और शिवसेना पदाधिकारियों के विकास कार्यों में बाधा डालते रहे हैं। इसीलिए इस अवसर पर अपने दम पर नगर निगम चुनाव लड़ने का नारा दिया गया। सांसद नरेश म्हस्के ने हालांकि पूर्व नगर सेवकों और शिवसेना पदाधिकारियों को इस बारे में समझाने की कोशिश की, लेकिन महायुति में कलह बढ़ने की संभावना बनी हुई है। बीजेपी नेता का बड़ा बयान, गठबंधन नहीं तोड़ रहे, बस कार्यकर्ताओं की चिंता। शिवसेना की इस बेचैनी के बीच बीजेपी के ठाणे जिला अध्यक्ष संदीप लेले ने अभिविन्यास शिविर के बाद एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि महायुति राज्य और केंद्र में सत्ता में है और ठाणे में भी महायुति सत्ता में रहे, यही उनकी मंशा है। उन्होंने शिवसेना के 85 पूर्व नगर सेवकों के समर्थन के दावे पर टिप्पणी करते हुए कहा, शिवसेना नेता पहले ही कह चुके हैं कि उनके पास 85 पूर्व नगर सेवकों का समर्थन है, इसलिए ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। अगर उनके पास 85 पूर्व नगर सेवक हैं तो बीजेपी के 24 पूर्व नगर सेवकों को मिलाकर 109 नगर सेवकों की संख्या पूरी हो जाती है। फिर बचे हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए क्या किया जाए, यह मुद्दा महत्वपूर्ण है और हम गठबंधन तोड़ने वाले नहीं हैं, बल्कि हमें इस बात की चिंता है कि पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए काम को भी न्याय मिले। इस अवसर पर बीजेपी विधायक संजय केलकर और निरंजन डावखरे भी उपस्थित थे तथा सभी उम्मीदवारों से परिचय पत्र भरवाए गए।
संदीप लेले के इस बयान से ये साफ है कि ठाणे महानगरपालिका चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर महायुति के दोनों प्रमुख दलों माइनस शिवसेना और बीजेपी माइनस के बीच तनाव और खींचतान चरम पर है।